बहन नाश्ता दे दे, मेरा कॉलेज का समय होने वाला है। वह सपाट लहजे में बोलती, पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकलती। उसने सूती और कुर्ता सलवार पहन रखी थी, दुपट्टे को सलीके से ओढ़ रखा था, अपना बैग दिमाग पर बिछी खाट पर रखती, खुद भी वहीं बैठी थी। ये लो सिदरा, जीनत बेगम खाना उसके सामने रखती हुई खुद भी वहीं बैठ गई। अम्मी प्लीज मुझसे किसी भी बारे में कोई बात मत कीजिएगा, सिदरा ने जीनत बेगम को बीच में ही टोकते हुए ठंडे लहजे में कहा और नाश्ता करने लगी। सिदरा, तुम कब तक भागोगी? तुमसे छोटी है नायरा, जो खैर अब अपने घर की है, और बहुत जल्द तुम खाला भी बनने वाली हो। अब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे इंतजार में है कि तुम्हारी शादी करके वो अपने बारे में सोचेगा, लेकिन आखिर कब तक? तुम ये फालतू की नौकरियां छोड़ो, मैं रिश्ता देख रही हूँ तुम्हारे लिए। तुम बहुत जल्द निकाह करके अपने घर विदा होगी। जीनत बेगम भी हद से ज्यादा गुस्से के साथ बोली, अम्मी मुझे नहीं करनी शादी। नायरा मेरी बहन है, उसके बच्चे मेरे भी बच्चे होंगे। और रही बात भाई की, उनको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। अब मेरी जगह उनके लिए रिश्ता देखे, वह सपाट लहजे में कहती अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई थी। उसने बाहर निकलते अपनी कलाई में बांधी घड़ी पर समय देखा, जहां उसका लेक्चर शुरू होने में 45 मिनट बाकी थे। उसे याद आया उसका पहला लेक्चर 8वें सेमेस्टर के साथ है। उसका सिर और तेज दर्द करने लगा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ती ऑटो ढूंढने लगी। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, जल्दी ही ऑटो मिल गया था। वो आधे घंटे में दिल्ली के कॉलेज में थी, लेक्चर शुरू होने वाला था। वो समय देखती क्लास के ही तरफ बढ़ गई। क्लास में दाखिल होने से पहले उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम, उसने क्लास में दाखिल होते सलाम किया और टीचर के लिए रखे गए पोडियम के पीछे जा खड़ी हुई। पूरी क्लास सीधी होकर बैठ चुकी थी। वह एक नज़र पूरी क्लास पर डालती अटेंडेंस लेने लगी। मुनीर मलिक, उसने नाम पुकारा था जब कोई आवाज नहीं आई। उसने एक बार फिर से उसका नाम पुकारा तो क्लास के दरवाजे की तरफ से उसकी आवाज उभरी, आई एम हेयर मिस। वह प्यार भरी निगाहों से उसे देखता हुआ बोला। उसका लहजा सिदरा को गुस्सा दिला गया। आप लेट हैं मुनीर? और सपाट लहजे में बोली, वो क्या है ना मिस, आपके ख्यालों में खोया हुआ था, बस इसलिए देर हो गई। मुनीर ने उसके करीब आते ही मीठी आवाज में कहा, मिस्टर मुनीर, गो बैक टू योर सीट। अपनी लाल आंखों से घूरती हुई कड़वाहट से बोली तो मुनीर हाथ ऊपर उठाता हुआ अपनी जगह की तरफ बढ़ गया। फ्रंट सीट पर बैठते ही उसे ही देखने में मशगूल हो चुका था। सिदरा ठंडी नजरों से उसे देखते ही अपना लेक्चर शुरू कर चुकी थी। पूरा लेक्चर मुनीर की नजरें उस पर टिकी रही और वही मुनीर सिदरा को परेशान करने के लिए अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाए कभी कोई सवाल पूछ रहा था तो कभी कुछ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो स्टाफ रूम में दाखिल हुई तो सामने मुनीर को आरामदेह अंदाज में बैठे देखकर वो बुरी तरह से चिढ़ गई थी। आपका इंतजार कर रहा था, मुनीर हल्की मुस्कुराहट सजाए बोला। मुनीर जाओ यहाँ से, सिदरा ने उसे सख्त लहजे में कहा। आप मान क्यों नहीं जाती सिदरा? मुनीर खड़ा होता उसके सामने आया था। किस बात के लिए मान जाऊं? तुम जानते भी हो ये कॉलेज है और तुम मेरे स्टूडेंट हो। वह दबी दबी आवाज में चिल्लाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहब्बत कौन सा ये सब देखकर होती है। मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, मुनीर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। मुनीर, ये मुमकिन नहीं है, हाथ छोड़ो मेरा। और सपाट लहजे में बोलती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। बिल्कुल नहीं, पहले आप कहें कि आप मेरे साथ निकाह करने के लिए राजी हैं। मुनीर ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देती स्टाफ रूम का दरवाजा खुला था। सिदरा ने तेजी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। शिट, इस बुड्ढे को भी अभी आना था। मुनीर ने तिरछी नजरों से देखा तो इसरार सर अंदर दाखिल हुए, जिनको देखकर वह उनके बिल्कुल सही समय पर आने पर बड़बड़ाया। मुनीर की बड़बड़ाहट पर सिदरा उसे घूरने लगी। अब आप क्या घूरेंगी? अच्छा खासा मैं आज हाँ करवा कर ही जाने वाला था। मुनीर गुस्से से बोलता मेज पर पड़े सिदरा के नोट्स उठा ले गया। सर के कोई भी सवाल पूछने से पहले गायब हो गया। वह ना में सिर हिलाती अपने काम में लग गई। वह पार्किंग में खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था। जब वो अपनी खास काली चादर ओढ़े उसे उसी के तरफ आती हुई नजर आई। मुनीर चौकन्ना होकर खड़ा हुआ। आ जाइए सिदरा, मैं छोड़ देता हूँ आपको। उसके करीब आते ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलता हुआ बोला। सिदरा उसे अनदेखा करके आगे से गुजरी तो वह बिना परवाह किए जोर की आवाज के साथ गाड़ी का दरवाजा बंद करता उसके पीछे भागा। सिदरा, प्लीज चलिए ना मेरे साथ। मुनीर उसके आगे आकर रुकता हुआ बोला। मुनीर, यहाँ तमाशा मत करो, हटो मेरे रास्ते से। सिदरा ने सख्त लहजे में कहा। यही तो मैं कह रहा हूँ सिदरा, यहाँ तमाशा मत कीजिए।
आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर। मुनीर एक-एक शब्द साफ करके बोला था, मुनीर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे और बहस कर सकूँ। मैं तंग आकर कहती आगे बढ़ने लगी। जब आप में हिम्मत नहीं है तो क्यों मुझसे पंगा लेने की कोशिश में हैं? आ जाइए यार। मुनीर उसका हाथ पकड़ता हुआ उसको खींचता हुआ गाड़ी की तरफ ले गया। उसको बैठाते ही वह ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। सिद्रा आसपास देखती बैठ गई। वो यहाँ किसी भी तरह के तमाशे के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। सिद्रा, अगर तो आपको ये दिक्कत है कि मेरी नौकरी नहीं है, मैं कमाता नहीं हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डैड का अपना कारोबार है। जैसे ही मेरा सेमेस्टर खत्म होगा, मैं डैड को ज्वाइन करने वाला हूँ। मुनीर ने गाड़ी चालू करके पार्किंग से निकलते ही संजीदगी से कहा, मुनीर, तुम्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। मैं तुम्हारी टीचर हूँ। सिद्रा ने गुस्से से कहा, सिद्रा, आप मुझे कितनी बार बताएंगी ये बात? मैं अच्छे से जानता हूँ। आप वो बात क्यों नहीं करती जो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुनीर स्टीयरिंग पर हाथ मारता हुआ बोला, तुम्हारी ये सब बातें बेकार है। मुनीर, मैं शादी नहीं करने वाली। सिद्रा नामे सिर हिलाते हुए बोली, क्यों? क्यों नहीं करनी है शादी? क्या कमी है मुझ में? हर तरह से आपको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मुनीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुनीर, ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। सिद्रा उसके हाथ से अपना हाथ खींचती चली आई, जबकि उसकी आखिरी बात पर मुनीर ने झटके से गाड़ी रोकी थी। वह सन्न सा उसे देखने लगा। उसकी हालत देखकर सिद्रा ने नजरें चुराई, पर क्या करती? वो मुनीर के पीछे हटाने के लिए उसके पास उसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वह एक खूबसूरत नौजवान था। उसे कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाती। वह उसके साथ जबरदस्ती जुड़कर उसे जिंदगी भर दर्द नहीं देना चाहती थी। उसे सबसे बेहतर यही तरीका लगा। सिद्रा, आपको मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? मुनीर गुमसुम सा गंभीर लहजे में बोला। मुनीर, गाड़ी का लॉक खोलो, मुझे घर जाना है। मेरी मम्मी परेशान हो रही होगी। सिद्रा ने बिना उसकी बात का जवाब दिए बेफिक्री से अपनी बात कही। आपको आपके घर सही सलामत पहुंचा दूंगा। वैसे तो आप मुझे किसी लायक नहीं समझती हैं, फिर भी कम से कम इतना यकीन कर सकती हैं आप मुझ पर। वह लाल आंखों से उसे देखता हुआ बोला, मुनीर, तुम मुझसे छोटे हो। सिद्रा ने नम आंखों से देखते हुए मुश्किल से अपनी आवाज को समाने रखा। मुनीर उसकी नम आंखें देख नहीं पाया था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर था। ओ प्लीज सिद्रा, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मुश्किल से ही 2 साल की उम्र का फर्क होगा, और आप प्लीज मुझे उस महान इंसान से मिलवाइएगा जरूर, जिसे आपकी मोहब्बत पाने का सम्मान हासिल हुआ। मुनीर बिना किसी बनावट के बोला। उसके लहजे में एक अनदेखी सी जलन थी, जो सिद्रा को भी साफ महसूस हुई थी, पर वह जानकर भी अनजान बन रही थी। वह इस लायक ही नहीं थी कि वह उसकी जरूरत पूरी कर पाती, तो आखिर क्यों उसको इस अनदेखी आग में धकेल देती? इससे बेहतर था वह अभी के लिए थोड़ा दर्द सह लेता। वह कड़वाहट से सोच रही थी, जब तेज गूंजती हॉर्न की आवाज उसे अपने कानों पर हाथ रखने पर मजबूर कर गई। उसने पलकें उठाकर देखा। मुनीर सपाट चेहरे के साथ शीशे की तरफ देखता, हॉर्न पर हाथ रखकर उठाना ही भूल चुका था। सिद्रा ने घबराते हुए सामने देखा तो उसके घर की गली के सामने गाड़ी रुकी हुई थी। उसका हाथ जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, मुनीर ने हॉर्न से हाथ हटा लिया। अब तब तक मुनीर आपके सामने नहीं आएगा जब तक आप खुद उसे नहीं पुकारेंगी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी, जब मुनीर की ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। वो खामोशी से गाड़ी से उतर गई थी, बिना कुछ भी बोले। मुनीर लाल निगाहों के साथ उसे अपने घर की तरफ बढ़ते हुए देख रहा था, जैसे ये नजारा उसकी तरसती आंखों को फिर कभी देखने को न मिलेगा। वह घर में दाखिल हुई तो मुनीर ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। सिद्रा बिना अपनी माँ से मिले सीधा अपने कमरे में बंद हो गई। घूप अंधेरा करके वो बिस्तर पर गिर गई। तकिए में चेहरा छुपाए अपनी उमड़ती हुई सिसकियों की आवाज दबाने लगी। वह नहीं चाहती थी कोई भी उस पर तरस खाए। उसके बारे में उसकी माँ और बहन किसी को नहीं पता था, और ना ही वो कभी बताने वाली थी। आह, कितनी तकलीफ, कितने दर्द में थी वो। और कमाल की बात यह थी कि वह सोचती थी कि इस दर्द को अकेले ही सह सकती, पर ऐसा नहीं था। सिदरा सब लोगों के सामने मजबूत बनी थी, पर उतनी मजबूत नहीं थी। वो एक ना एक दिन उसका ये बांध टूटने वाला था। अब देखना ये था कि किस कंधे पर सिर रखकर वह अपना गुब्बार निकालने वाली थी। अगले दिन वह बुखार में तप रही थी। उसकी अम्मी ने एक दो बार पुकार कर पूछा कि आज उसे कॉलेज नहीं जाना, तो उसने कहा था कि आज वह नहीं जाना चाहती, जिसके बाद उन्होंने दोबारा आकर उसको देखने की भी जरूरत नहीं समझी। वह शाम को भूख और बुखार से बेहाल लाल चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकली।
उसका रुख रसोई की तरफ था। उसने देखा कि उसका भाई साजिद और मम्मी दोनों बैठकर खाना खा रहे हैं, पर उन दोनों ने ही उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। अम्मी, उसे कह दे कि शादी के लिए हाँ कर दे। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। उसके घर वाले जल्दी ही शादी के लिए कह रहे हैं। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। साजिद सख्त लहजे में बोलता उसको सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊँची कर गया। उसने भी ढीठ बनते बिना किसी बात पर गौर किए अपने लिए सूती दुपट्टा सँभाला, खाना निकाला और वहीं बैठकर खाने लगी। खाना खाया, बुखार की दवाई लेकर बाहर आई तो दोनों माँ बेटा अभी तक उसकी शादी पर सोच विचार कर रहे थे। सिदरा, इधर आकर बैठो। साजिद ने इस बार नरम लहजे में उसे पुकारा। बहन थी आखिर, कितना भी सख्त हो जाता पर उसका अच्छा बुरा तो समझता ही था। सिदरा, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। कल वे लोग आना चाहते तुम्हारे लिए। मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगी। साजिद ने नरम लहजे में कहा था कि शायद वह इससे ही मान जाए। पहले भी आखिर कौन सा उसने अपने भाई की कोई बात टाली थी। आई एम सॉरी भाई, पर मैं शादी नहीं करना चाहती। आपको उनको बुलाना है तो बुला ले, सब बेकार जाएगा। सिदरा ठंडे और सपाट लहजे में बोलती उठ खड़ी हुई। क्या सारी जिंदगी हमारे सीने पर मूंग दलने बैठी रहना चाहती हो? जीनत बेगम ने उनको जाते हुए देखकर पीछे से गुस्से भरे लहजे में कहा। अगर आपके लिए बोझ हूं तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। वह पलटकर संजीदगी से बोली। जीनत बेगम उसकी बात पर सनसी रह गई। साजिद उसका इनकार सुनते ही उठकर वहां से चला गया था। तुम किस खुशफहमी में रह रही हो सिदरा? अगर साजिद ने शादी कर ली है तो मुझे बता, क्या तेरी भाभी तुझे यहाँ बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं करेगी। अरे तुझे ताने दे दे कर ही तेरी हालत खराब कर देगी। जीनत बेगम दुखी लहजे में बोली। हालातों ने उन्हें सख्त बना दिया था, वरना वह भी तो अपनी बच्ची का घर बसता हुआ देखना चाहती थी। वह भी इसलिए ही नाराज होती थी कि शायद वह उनकी नाराजगी देख कर ही हाँ कर दे, पर वह तो पत्थर की बन चुकी थी। उसने हाँ नहीं करनी थी, ना ही की थी। अम्मी, आप क्यों फिक्र करती हैं? अल्लाह के फजलो करम से आपने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं अपना और यहाँ तक कि आपका बोझ भी उठा सकती हूँ। लेकिन अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी और प्लीज आप दोबारा इस बारे में बात नहीं करेंगी। सिदरा उनके करीब जाते उनके हाथ आदर से होठों से लगाती हुई बोली। जीनत बेगम ने अपनी नम आंखें साफ करते हुए उसके माथे पर होंठ रखे। सिदरा काफी देर तक उनके पास बैठी उन्हें तसल्ली देती वहां से जा चुकी थी, पर जानती थी उनका ये शांत अंदाज सिर्फ कल सुबह तक ही था। उसके बाद वो फिर से पुरानी वाली जीनत बेगम बन जाएंगी, जो अपनी बेटी की शादी को लेकर फिक्र में रहने वाली थी। वह कॉलेज आकर स्टाफ रूम में गई थी। वहां उसने अपना आज का टाइम टेबल देखा। उसके लेक्चर 8वें सेमेस्टर से हटा दिए गए थे। ये देखकर वह हैरान हुई थी। एक दिन वह कॉलेज नहीं आई थी और उस एक दिन में ऐसा लगा था जैसे कॉलेज की काया ही पलट गई हो। ऐसा लग रहा था सारा कॉलेज सुनसान था। इतने स्टूडेंट होने के बावजूद भी एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बहुत अच्छी बात है ये तो, वह सिर झटक कर बोलती अपना पहला लेक्चर देखती उस कमरा नंबर की तरफ बढ़ गई जहां उसने क्लास लेनी थी। वह क्लास लेकर बाहर निकली तो उसकी बिना इरादे के निगाह मुनीर की क्लास की तरफ उठी, जहां से वह अपने दोस्त से कोई बात करता हुआ हंसता हुआ बाहर निकल रहा था। सिदरा हैरान हुई। जब से वह इस कॉलेज में आई थी, ये पहला दिन था जब उसकी मौजूदगी महसूस करके भी मुनीर ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह वैसे ही अपने दोस्तों से बात करता नजरों से ओझल हो चुका था। सिदरा खोए हुए दिमाग से उनकी तरफ देखती रही। जब उसकी साथी फराह ने आकर उसे अपनी तरफ ध्यान दिलवाया, उसके साथ बातें करते चली गई तो सिदरा भी एक नज़र क्लास पर डालती वहां से हट गई। वह घर आकर भी सारा दिन मुनीर को सोचती रही। जब सोच खुद तक जाती तो वह अपनी तमाम सोचें झटक कर पेपर जांचने लग जाती। कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला होने वाला था, जिस वजह से क्लासेस ना होने के बराबर थी। वह भी आज लेक्चर लेने नहीं गई थी। उसने स्टाफ रूम की खिड़की से बाहर झाँका। सामने ही उसे मुनीर इकरा से बात करता नजर आया। वह हंस रहा था, उसका चेहरा लाल हो रहा था। वह ये नज़ारा सपाट नजरों से देखती रही। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुनीर क्यों इकरा के साथ है, पर दिल में कहीं ना कहीं ये सोच भी जरूर आई कि अगर वह बिल्कुल भी ठीक होती तो उस लड़की की जगह पर वह भी तो हो सकती थी। लेकिन वह अपनी ही सोच से नजरें चुरा गई। वह खिड़की से हट गई। जब मुनीर की नज़र उस खिड़की की तरफ उठी थी, उसकी लाल आंखें उसके रात रात भर जागने की गवाही दे रही थी। वह लड़की जख्म ही ऐसा दे गई थी। वह उसके मुंह पर ही उसे कह गई थी वह किसी और को पसंद करती है। मुनीर के सीने में एक आग सी भड़क उठी थी और जितना उस आग को बुझाने की कोशिश करता, वह आग उतनी ही बढ़ती जा रही थी। वह अपनी कजन इकरा के साथ खड़ा था, जिसने उसी कॉलेज में दाखिला लिया हुआ था।
वह उससे बातें करते करते उसे उसका विभाग दिखा रहा था। तभी उसको खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। वह बिना देखे भी जान गया था कि उसकी सिद्रा ही उसे देख रही है, पर वह अंदर ही अंदर उससे खफा था। उसकी बात करने का इंतजार कर रहा था, इसलिए ही वह उसको अनदेखा करने की भूल कर रहा था। जब उसने महसूस किया कि वह जा चुकी है, तो उसने खिड़की की तरफ देखा। जब उसकी कजन इकरा ने उसे अपनी तरफ ध्यान दिलवाया, तो वह न जाने क्या कह रही थी। मुनीर सिर हिलाता हुआ उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया था। वह घर गई तो साजिद और अम्मी दोनों उसी के इंतजार में बैठे हुए थे। आज वे लोग उस लड़की को देखने जाने वाले थे जिसको साजिद ने पसंद किया था। देखने क्या ही जाना था, वे लोग साजिद की ख्वाहिश पर उसे अंगूठी पहनाने जा रहे थे। सिदरा की तरफ से लगातार इनकार पर अब जीनत बेगम ने खुद भी उसे मजबूर करना छोड़ दिया था और साजिद भी कुछ नहीं कहता था। साजिद और जीनत बेगम ने ही कहा था कि वे उसकी शादी करना चाहते हैं। जिस लड़की को वो पसंद करता है उन लोगों से वह उनको मिलवा दे। बस इसी सिलसिले में साजिद उनको वहां लेकर जाने वाला था। वे लोग जब वहां पहुंचे तो उनका अच्छे से स्वागत किया गया। जिस लड़की को साजिद ने पसंद किया था वह राबिया भी बहुत अच्छी और मिलनसार थी। सिदरा और जीनत बेगम दोनों को वे लोग बहुत अच्छे लगे। वहीं पर अंगूठी की रस्में करते हुए देखते ही देखते 3 महीने के बाद निकाह और विदाई की तारीख भी तय हो गई। सिदरा बहुत खुश थी अपने भाई के लिए। पहले की तरह वह रोजाना कॉलेज जाती थी, पर घर आकर उसकी दिनचर्या थोड़ी बदल गई। आए दिन उसके और जीनत बेगम के बाजार के चक्कर लगने लगे थे। कॉलेज में भी उसकी व्यस्तता बढ़ गई, क्योंकि फाइनल के पेपर होने वाले थे और इससे पहले 8वें सेमेस्टर के लिए उसके विभाग ने पार्टी रखी थी। वह टीचर थी, उसका जाना जरूरी था, इसलिए वह अच्छी तरह तैयार होकर साड़ी पहनकर पार्टी के लिए निकली। पार्टी रात के समय थी, इसलिए साजिद उसे छोड़ने जा रहा था। वह कॉलेज पहुंची तो हर तरफ एक चहल पहल थी। स्टूडेंट, टीचर सब एक दूसरे से बातों में व्यस्त थे और पार्टी का पूरा आनंद ले रहे थे। वह भी मुस्कुराती हुई अपने साथी टीचरों फरहा और हुमा की तरफ बढ़ गई, जो उसे इशारा करके अपने पास बुला रही थी। 2 स्टूडेंट उस्मा और हिबा मंच पर माइक लेकर पहुंच चुके थे, जिन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए खेल सोच रखे थे। उनका कहना था कि उसमें सभी हिस्सा लेंगे। पहले उन्होंने टीचर पर कुछ मजेदार कविताएं पढ़ी। उसके बाद वह टीचर और स्टूडेंट के साथ खेल खेलने लगे। सिदरा को वहां कहीं भी मुनीर नजर नहीं आया। उसको वह नजारा घुटन भरा सा लगने लगा। वह बाहर निकल आई उस हॉल से। जब वो बाहर निकली तो हॉल के अंदर आते मुनीर से जा टकराई। वह अपना संतुलन नहीं बना पाई थी। इससे पहले कि वह नीचे गिर जाती, मुनीर ने तेजी से उसे संभाल लिया। सॉरी। वह सीधी खड़ी होती हुई शर्मिंदा सी होकर बोली थी, क्योंकि गलती उसी की थी। मुनीर बिना उसकी तरफ देखे, बिना कोई जवाब दिए अंदर की तरफ बढ़ गया। सिदरा की आंखें नम हुई थी। वह खुद को संभालती हुई मैदान में आ गई। वहां पर कुछ स्टूडेंट आतिशबाजी कर रहे थे। वह भी बेंच पर बैठती हुई आसमान को पलों में रोशन, पलों में वापस अंधेरा होते देखने लगी। वो बैठी हुई ऊपर देखने में इतनी मगन थी, उसे पता ही नहीं चला कब एक पटाखा आकर उसके बिल्कुल पास गिरा। पर उसके साड़ी के पल्लू में आग लग चुका था। वह वैसे ही बैठी रही। जब मुनीर ने आकर खींचकर उसको खड़ा करते हुए उसका पल्लू अलग किया। चटाक। मुनीर के करीब आने पर, फिर उसे खड़ा करने के बाद उसका पल्लू अलग करने पर वह गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे उसको थप्पड़ मार चुकी थी। आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कहीं जलन तो नहीं हो रही? आपका पहनावा ठीक है? मुनीर बिना अपने चेहरे पर पड़े थप्पड़ की परवाह किए बिना उसको वापस बेंच पर बिठाता हुआ, खुद घुटनों के बल उसके सामने बैठता हुआ घबराहट में उससे सवाल पूछे जा रहा था, जबकि सिदरा तो हैरानी से मुनीर से थोड़ी दूरी पर पड़ा अपना जलता हुआ पल्लू देख रही थी। सिदरा, बोलिए, आपको कुछ हुआ तो नहीं? उसके गुमसुम बैठने पर मुनीर उसे हिलाता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ मुनीर। सिदरा मुश्किल से बोली, उफ, क्या मोहब्बत थी उस इंसान की। पहले दावा कर गया था कि जब तक वो बुलाएगी नहीं, वो उसके सामने नहीं आएगा, पर नहीं रह पाया था, इसलिए बार बार उसके सामने आता रहा, उसकी एक झलक देखने को। और आज उसको मुसीबत में देखते ही वो बहुत तेजी से उस तक पहुंचा। उसका थप्पड़ खाने के बावजूद भी उसके लिए ही फिक्रमंद था, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। आप चलिए मेरे डॉक्टर के पास। मुनीर ने खड़े होते ही अपनी जैकेट उतारकर उसके चारों तरफ लपेटते हुए संजीदगी से कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें थप्पड़। सिदरा खुद को संभालती शर्मिंदा से लहजे में बोलती, आखिर में खामोश हो गई। सिदरा, अब अपना ख्याल रखा करे, अगर आपको कुछ हो जाता तो। मुनीर खड़ा हुआ तो बेचैनी से अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, मुनीर।
उसकी लाल नम होती आंखें देखकर सिदरा ने गहरे सदमे से उसे पुकारा था। वो इस इंसान की मोहब्बत पर यकीन कर चुकी थी। आइए आपको आपके घर छोड़ दूं। मुनीर सपाट लहजे में बोलता आगे बढ़ा। सिदरा अपने चारों तरफ लपटी उसकी जैकेट मजबूती से पकड़ती हुई उसके पीछे गई। मुनीर, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। गाड़ी में बैठती वह तेजी से बोली। मुनीर ने बिना कुछ भी कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम सुन रहे हो मुझे? मुझे तुमसे बात करनी है, उसकी तरफ पूरी तरह घूमती हुई गुस्से से बोली। मुनीर ने एक पार्क के बाहर गाड़ी किनारे पर लगाई। आइए, वो गंभीर लहजे में कहता बाहर निकला। घूमकर उसके सामने आकर दरवाजा खोल दिया। उस वक्त वे दोनों काफी सुनसान जगह पर एक बेंच पर बैठे थे। पार्क में लोग तो काफी थे, लेकिन उस तरफ अंधेरा था, इसलिए वहां कोई नहीं था। उनको वहां बैठे 15 मिनट बीत चुके थे और दोनों ही खामोश थे। न वो बोल रही थी और न ही मुनीर। आपकी मम्मी इंतजार कर रही होगी। अंधेरे में मुनीर की आवाज गूंजी तो वो होश में आई। मुनीर, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? गले में अटकते आंसुओं के घूंट को मुश्किल से निगलते उसने नम आवाज में पूछा। मैंने नहीं की, कसम से नहीं की। खुद ब खुद हो गई। मुझे नहीं पता था आपको परेशान करते करते मोहब्बत कर बैठूंगा। अगर पता होता तो कभी आपकी तरफ देखता भी नहीं। मुनीर सपाट लहजे में बोला था। उसकी आखिरी बात सिदरा के दिल में चुभ सी गई। क्यों नहीं देखते मेरी तरफ? वह उसकी तरफ रुख करते हुए गुस्से से बोली। तब आपको ना देखने पर इतनी तकलीफ ना होती जितनी आज आपकी मेरी मोहब्बत कबूल ना करने पर मेरे दिल में उठती है। मुझे लगता है किसी दिन ये दिल आपको याद करते करते धड़कना छोड़ जाएगा। मुनीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुनीर, तुम भुला दो अपनी मोहब्बत को। इस मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिदरा ने अपनी भावनाओं का गला घोटते हुए कहा। दोनों की आंखों में आंसुओं की लकीरें सी उभर रही थी। भुला देता अगर ये मोहब्बत सिर्फ मेरे दिल तक रहती। आपकी मोहब्बत जुनून बनकर मेरी नस नस में समाई है। चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। और क्यों नहीं, आप मेरे लिए सही। आपको यही दिक्कत है ना, मुझसे बड़ी है। मुनीर ने संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं मुनीर, तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं नहीं हूँ सही। किसी भी लिहाज से तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। ना ही उम्र के लिहाज से, न ही किसी और लिहाज से। सिदरा ने नम आंखों से दबी दबी आवाज में चिल्लाकर कहा। मुनीर ने आंखें छोटी करके उसे देखा। वो क्या कहने की कोशिश में थी वो समझ नहीं सका था और सिदरा उससे ज्यादा बता नहीं सकी थी। वह गैर मर्द था। उसने आज तक अपनी माँ और बहन तक से कोई बात साझा नहीं की थी और आज वह उसके सामने क्या बोलने जा रही थी। उस पर यह बात जाहिर हुई तो वह खामोश होती अपने दोनों हाथ अपने होठों पर रख गई। सिदरा, आप क्या कह रही हैं? किस लिहाज से सही नहीं है आप मेरे लिए? मुनीर ने उसकी बिगड़ती हुई हालत देखते हुए उससे पूछा। कुछ नहीं, मुझे मेरे घर छोड़ दो। मम्मी इंतजार कर रही होंगी। वो कांपती आवाज में कहती, अपने बाल माथे से पीछे करती तेजी से खड़ी होती बाहर की तरफ बढ़ी। मुनीर सवालिया निगाहों से देखता उसके पीछे गया था। सारे रास्ते दोनों में खामोशी छाई रही। मुनीर उससे बात करना चाहता था पर उनकी हालत देखते वह खामोशी से उन्हें उनके घर के बाहर छोड़कर जा चुका था। दिन वापस अपने दिनचर्या पर गुजरने लगे। सिदरा ने उसके सामने जाना तक छोड़ दिया। पेपर के दौरान उसकी ड्यूटी लगनी थी मुनीर के क्लास में, लेकिन उसने एचडीओ राशिद खान से गुजारिश करके चेंज करवा ली थी। इस दौरान साजिद की शादी को 10 दिन बचे थे। उसने अपने साथियों को साजिद की शादी के कार्ड्स बांटे थे। अभी भी वो पेपर की ड्यूटी देने के बाद अपनी एक साथी के पास खड़ी कार्ड पकड़ा रही थी। शायरा, आपको शादी पर जरूर आना है, सिदरा हंसकर बोली। आपकी शादी पर जरूर आऊंगी, सायरा हंसकर बोली। उनके पीछे खड़े मुनीर पर यह खबर किसी बम की तरह गिरी थी। उसका आज आखिरी पेपर था। वो पेपर देकर बाहर निकला तो उसे सिदरा दूसरी टीचर सायरा के पास खड़ी नजर आई। वह उसकी ही तरफ बढ़ा। जब सामने से सायरा की बात सुनते उसके सिर पर आसमान गिरा। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए वहां से गायब हुआ। सायरा, अब कैसी बातें कर रही हैं? सिदरा ने सपाट लहजे में कहा। अरे सिदरा, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी शादी पर जरूर आऊंगी, पर अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। आपके भाई की शादी शामिल नहीं कर पाऊंगी। सायरा हंसकर बोली तो सिदरा भी फीका सा मुस्कुराई। चलो मैं चलती हूँ, सिदरा ने मुस्कुराकर कहा तो सायरा ने सिर हिलाते हुए अपने रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। सिदरा आगे बढ़ गई। उसने पार्किंग में देखा तो मुनीर के दोस्त हमजा, अफजल और आदिल उसके आसपास खड़े थे। वे लोग परेशान लग रहे थे। उसे मुनीर की हालत खराब लगी। वह चाह कर भी खुद को उसकी तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाई। मुनीर, तुम ठीक हो? सिदरा ने उसके सामने जाते हुए कहा। मुनीर ने जख्मी निगाहों से उसकी तरफ देखा। सिदरा परेशान हुई थी। आपने मुझे जिंदगी भर के लिए जख्म दिया है सिदरा।
मुनीर सख्त लहजे में बोलता, अपने हाथ अपने दोस्तों से छुड़वाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसकी गाड़ी पलों में वहां से गायब हुई थी। इसे इसे क्या हुआ? सिद्रा ने उसके दोस्तों से पूछा। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप यूं मुनीर का दिल तोड़ेंगी। आप शादी कर रही हैं, उसको तो आपने अपने लायक नहीं समझकर इनकार कर दिया, और अब आप यूं उसके जख्मों पर नमक छिड़कते शादी के कार्ड्स बांट रही हैं। मुनीर का दोस्त हमजा संजीदगी से कहता, बाकी दोस्त अफजल और आदिल को इशारा करता वहां से सबको लेकर चला गया। सिद्रा हैरान खड़ी उनको जाते हुए देख रही थी। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वह तो साजिद की शादी के कार्ड देकर आ रही थी। उसके बाद से वो खामोशी सी हो गई। कॉलेज जा रही थी। जिन क्लासेस के पेपर रह गए थे उनके लिए आगे 3 दिन जाना पड़ा था। मुनीर दोबारा कॉलेज नहीं आया और सिद्रा ना उस दिन के बाद से खामोशी अख्तियार की थी। उसने मुनीर को ये साफ बिल्कुल नहीं किया था कि वह साजिद की शादी के कार्ड थे, ना कि उसके शादी के। घर में खूब जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। नायरा भी अपने बच्चों और पति के साथ जा चुकी थी। कल से शादी के कार्यक्रम शुरू थे। आज जीनत बेगम ने उसे कॉलेज नहीं जाने दिया। घर में काम है, उसने सायरा से गुजारिश की थी वह आज उसकी जगह पर ड्यूटी दे दे। वह मान गई थी। सिद्रा उस वक्त अपने कमरे में थी। उसने सबके सलवार कमीज और कुर्ते पजामे प्रेस किए। अभी बिस्तर पर बैठी थी जब कमरे का दरवाजा खुला। नायरा का पति दानिश अंदर दाखिल हुआ था। वह हैरान हुई, आप यहाँ? सिद्रा ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। जी मैं यहाँ। मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या आपको? दानिश बिना किसी झिझक के बिस्तर पर बैठता उस पर अपनी नजरें टिका गया। उसकी नजरें सिद्रा के शरीर के पार हो रही थी। नहीं दानिश भाई, साजिद दूसरे कमरे में है, आप वहां चले जाइए। सिद्रा दांत पीसकर बोली, अरे उसी के पास तो जाना है। आप फिक्र क्यों कर रही हैं सिद्रा जी? और ये भाई मत बोलिए मुझे, भाई नहीं हूं आपका। दानिश बिस्तर से उठकर उसके करीब जाता एक कदम की दूरी पर रुककर बोला। सिद्रा ने घबराहट का शिकार होते उसकी तरफ देखा। दानिश ने बेसुध होते उसका चेहरा छूना चाहा था कि सिद्रा झटका खाकर पीछे होती उससे 10 कदम दूरी बना गई। अरे अरे सिद्रा जी, कहाँ जा रही हैं आप? दानिश फिर से उसके करीब आया। सिद्रा नाम में सिर हिलाती हुई तेजी से बाथरूम में बंद हो गई। अरे कब तक बचोगी? दानिश चिल्लाकर बोलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर एक नजर देखते उसने किसी को नहीं पाया तो नायरा के कमरे की तरफ बढ़ गया। सिद्रा बाथरूम में बंद दरवाजे से टेक लगाए नीचे बैठती चली गई। वह समझ नहीं पाई थी कुछ ही देर में उसके साथ क्या से क्या हो गया था। रात के खाने पर भी दानिश की नजरें उसके ही आसपास घूमती रही थी। कमरे में आते ही उसने सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। खिड़की को भी बंद करते उस पर पर्दा बराबर करते वह सोने के लिए लेटी। रात के 2 बजे का समय था जब उसे नींद में ही अपने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक महसूस हुई। उसने उठकर देखा, दरवाजा खोलो। बाहर से दानिश की धीमी धीमी सी आवाज उसके कानों से टकराई। वह ना में सिर हिलाती एक तकिया अपने कानों पर रख गई। जाने क्यों उस पल उसके दिमाग में मुनीर का ख्याल बड़ी शिद्दत से आया। बाहर से दानिश के दरवाजा खटखटाने की आवाज अभी तक आ रही थी। वहीं सिद्रा अपने कानों में उंगलियां दिए ऊपर तकिया रखे मुनीर को सोच रही थी। थोड़ी देर में ही आवाज धीमी होते खत्म हो चुकी थी। वहीं सिद्रा भी नींद की वादी में जा चुकी थी। अगले दिन मेहंदी थी। सिद्रा हर वक्त जीनत बेगम और नायरा के साथ साथ रही। उसने दानिश को एक भी मौका न दिया अपने करीब भटकने का। दानिश को भी आज साजिद ने अपने साथ व्यस्त रखा, इसलिए वह चाह कर भी सिद्रा की तरफ ध्यान नहीं दे पाया था। वह मेहंदी के लिए पूरी तरह तैयार थे। लहंगा और कुर्ता पजामा पहने हुए सिर्फ रिश्तेदार ही थे। उनका घर इतना बड़ा था कि मेहंदी का कार्यक्रम आसानी से हो जाता, इसलिए सारी तैयारी घर के आंगन में ही की गई थी। साजिद मंच पर बैठा था। उसकी रस्में हो रही थी जब मुनीर बाहर दाखिल हुआ। साजिद को मंच पर बैठे देखकर वह हैरान हुआ था। उसने पास ही मेज पर पड़ा शादी का कार्ड उठाकर देखा जहां साजिद संग सभा लिखा हुआ देखकर हैरान हुआ। साजिद को वह जानता था कि वह सिद्रा का भाई है, पर कार्ड देखकर उसे समझ ही नहीं आया था वह खुशी मनाए कि यहाँ सिद्रा की शादी नहीं हो रही, या इस बात का दुख मनाए कि इतने दिन वह बिना वजह खुद को तकलीफ देता रहा। अभी वह हैरान परेशान सा खड़ा कार्ड देख रहा था जब घर के अंदर से अजीब सा शोर उठा। उसके बाद किसी ने आकर साजिद से कुछ कहा तो वह भी लाल चेहरे के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। मुनीर हैरान होता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। वह हर किसी को अपनी ही पड़ी थी। ज्यादातर लोग तो शोर की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे, इसलिए उसको किसी ने भी रोका भी नहीं। अंदर दाखिल होते ही सामने का नजारा देखते उसका गुस्से से बुरा हाल हुआ। जीनत बेगम ने सिद्रा को मेहंदी का कीप अंदर से लेने भेजा था। वह अपना लहंगा संभालती रसोई की तरफ बढ़ गई जहां मेहंदी का कीप रखा हुआ था। वह कीप उठाकर मुड़ती ही कि उसके पीछे खड़ा दानिश
दुष्टता के साथ मुस्कुरा रहा था। सिद्रा को यूं लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उसी वक्त दानिश सिद्रा को शैतान लग रहा था। दानिश उसकी तरफ बढ़ रहा था जबकि सिद्रा पीछे कदम ले रही थी। वो स्लेब से जा टकराई तो दानिश का ठहाका गूंजा। और कितना भागोगी सिद्रा जी? दानिश उसे सिर से पैर तक देखता एक तरफ मुस्कुरा कर बोला। दानिश भाई बहुत गलत कर रहे हैं, पीछे हटिए, मैं शोर मचा दूंगी। सिद्रा ठंडे और सपाट लहजे में बोली, अरे मैं तो डर गया, बाहर इतना शोर है, तुम्हें लगता है कोई भी तुम्हारी आवाज सुन पाएगा? दानिश घूरता हुआ बिल्कुल उसके नजदीक आकर खड़ा हुआ। सिद्रा ने उसकी दाईं तरफ से निकलना चाहा तो वह उस तरफ स्लैब पर हाथ रख गया। वो बाईं तरफ से निकलने लगी तो दानिश ने उस तरफ भी हाथ रख लिया। सिद्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बेबसी से अल्लाह को याद करने लगी। जाने क्यों उसने मुनीर को अपनी मदद के लिए पुकारा। इससे पहले दानिश उस पर झुकता, वह कुछ गलत करता। तेज आवाज पर वह झटके से पीछे हटा। या अल्लाह, मैं क्या देख रही हूँ? सिद्रा की मामी फरजाना बेगम जो वहां किसी काम से आई थी, सामने ही दानिश और सिद्रा को इस हालत में देखते हुए सिर पकड़ते हुए बोली। इनसे काफी पीछे नायरा और जीनत बेगम भी सिद्रा को ढूंढती हुई उस तरफ आई थी। बाहर लड़कियां मेहंदी का कीप मांग रही थी, इसलिए वे दोनों ही लेने गई थी। या अल्लाह भाभी, आपका दामाद और बड़ी बेटी यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। मामी फरजाना बेगम कानों को हाथ लगाती हुई जीनत बेगम को देखकर बोली। तो नायरा तेजी से आगे बढ़ी थी। नायरा, मैं खुद नहीं आया था, सिद्रा ने मुझे बुलाया था। दानिश ने नायरा के सामने आते हुए जवाब दिया। सिद्रा ने नामे सिर हिलाती जीनत बेगम के पीछे जाकर खड़ी हुई। वहां 5-6 मेहमान और इकट्ठे हो चुके थे। नायरा, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ पानी पीने आया था और सिद्रा ने मुझे खुद अपने पास बुलाया। सबकी खुद की तरफ देखने पर दानिश थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, आप भी, आप अपनी ही बहन के पति पर नजर रखे हुए थी। नायरा गुस्से से सिद्रा पर चिल्लाई, नहीं, दानिश भाई झूठ बोल रहे हैं। सिद्रा नाम में सिर हिलाते हुए उसके सामने आती उसके हाथ पकड़ चुकी थी। दानिश ने ताने भरी निगाहों से उसे देखा। बस करें आप, दानिश झूठ नहीं बोलते। नायरा अपने हाथ छुड़ाती जताने वाले अंदाज में बोलती। सिद्रा ने हैरत से उसे देखा। मतलब उसे अपनी बहन पर यकीन नहीं था। बेहया लड़की, तू अपनी बहन के पति पर डोरे डाल रही थी? मामी फरजाना बेगम चिल्लाई। नहीं मम्मी, मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिद्रा ने जीनत बेगम की तरफ रुख करते हुए कहा। मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी सिद्रा। जीनत बेगम उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ती घृणा से बोली थी। आप इसलिए तब से शादी से इनकार कर रही थी? नायरा ने उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। नहीं। सिद्रा ने नामे सिर हिलाया। हाँ, आप इतना गिर गई आपी, आपको अपनी बहन का ख्याल तक नहीं आया। नायरा ने उसके बाजुओं से कसकर पकड़कर हिलाया। दानिश पीछे खड़ा हाथ बांधे ये सारा तमाशा देख रहा था। मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया, यह आदमी झूठ बोल रहा है। सिद्रा ने कहा तो उसे लगा उसकी आवाज दूर कहीं खाई से आ रही जो बस उस तक आकर रुक गई हो। जीनत बेगम अलग आंसू बहा रही थी। मामी फरजाना बेगम भी उसे ही कोस रही थी। उनकी आवाजें बाहर तक जा रही थी और नायरा भी उसको ही सुना रही थी। तमाशा देखने वाले भी सांस साधे सब होता हुआ देख रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? वे सब अपनी अपनी बात में लगे हुए थे जब साजिद अपनी कजिन राबिया के साथ वहां आया। वह उसकी मामी फरजाना बेगम का ही बेटा अयान था जिसने उसके पास जाकर बताया था कि अंदर काफी मसला हो गया। भाई, उसके होंठ दबी दबी आवाज में फड़फड़ाए थे। भाई, मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिद्रा तेजी से उसके पास जाती उसके सीने से लगती हुई बोली। झूठ बोल रही है लड़की। अरे मैंने खुद इसको रंगे हाथों पकड़ा है। ये नायरा के पति के साथ थी, वो भी इस हालत में कि मैं बता नहीं सकती। मामी फरजाना बेगम ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा तो साजिद की पकड़ उस पर कमजोर हुई। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद वहां आया था। सिद्रा चिल्लाई। साजिद खामोशी से उसे देख रहा था। सिद्रा पीछे हटी। अरे आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। सिद्रा पीछे हटती हुई चिल्लाई थी। बस करो सिद्रा, दफा हो जाओ यहाँ से। साजिद गुस्से में आया। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। कोई भी ऐरा गहरा आकर मेरे चरित्र पर बात करके चला जाएगा और आपको लगता है मैं आपको सुनकर खामोश रहूंगी, तो ये गलती है आप सबकी। वो सपाट लहजे में बोली थी। सिद्रा आपी, मेरे पति झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कहा है कि आपने बुलाया था इन्हें तो आपने ही यकीनन ये ओछी हरकत की होगी। नायरा गुस्से से उसके सामने आती हुई बोली। साजिद, मैं सिर्फ पानी पीने रसोई में गया था जब सिद्रा ने मुझे बुलाया। साजिद की नजरें खुद पर टिकी देखकर दानिश ने अपनी बात दोहराई। तुम्हारा पति इतना दूध का धुला है कि मैंने उसे अपने पास बुलाया और वह चला आया? चोर उसके दिल में है। तुमने आंखें क्यों बंद कर ली है नायरा? ये गंदा आदमी तुम्हारे लायक नहीं है।
सिद्रा ने संजीदगी से कहा था। आप ही? नायरा का हाथ उठा। जब अचानक उसके सामने आते मुनीर ने सिद्रा का हाथ पकड़कर पीछे हटा दिया। वह दूर खड़ा ये नजारा देख रहा था। वह देखना चाहता था कि सिद्रा का भाई क्या करता है, पर उसने भी उन औरतों की तरह सिद्रा पर यकीन नहीं किया। जब सिद्रा ने अपने लिए खुद स्टैंड लिया तो वहीं रुक गया। लेकिन अब उस लड़की ने उसके बर्दाश्त की हद पार कर दी थी। बस खबरदार, जो किसी ने सिद्रा के बारे में एक शब्द भी कहा। मुनीर लाल नजरों के साथ सबको देखता हुआ बोला। सिद्रा ने उसकी खुशबू में रचे बसे वजूद को अपने करीब महसूस किया था। उसकी आवाज पर झटके से सिर उठाती उसे देखने लगी। तुम कौन हो लड़के, जो हमारे घर के मामले में बोल रहे हो? मामी फरजाना बेगम ने आगे बढ़ते हुए हैरत से उसे देखा था। मैं जो भी हूँ कम से कम आपके जैसा नहीं हूँ, जो अपने ही घर की बच्ची पर एक पराये आदमी को तवज्जो दे रही है। मुनीर सपाट लहजे में बोलता मामी फरजाना बेगम को हक्का बक्का कर गया था, जबकि साजिद दूर खड़ा मुनीर को देखने लगा। मुनीर उसके मालिक मुश्ताक मलिक का बेटा था। उसको 2 दिन हुए थे दफ्तर ज्वाइन किए। साजिद की उससे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उसने उसकी तस्वीर देख रखी थी। कितने लड़कों के साथ चक्कर चला रखे हैं तूने, मेरे भाई का नाम ही डुबो कर रख दिया। मुनीर का गुस्सा मामी फरजाना बेगम ने पीछे हटते हुए सिद्रा पर निकाला। खबरदार, जब आपने सिद्रा के बारे में कुछ भी कहा तो। मुनीर की ठंडी आवाज गूंजी तो वहां खड़े सब लोग कांप उठे। दानिश भी हैरत से उस लड़के को देख रहा था। उसे याद आ गया था, अभी कल ही तो वो अपनी कंपनी को बड़ी कंपनियों में शामिल करने के लिए उसके साथ प्रोजेक्ट ज्वाइन कर चुका था, जिसका सारा खर्चा मुनीर की कंपनी ने उठाना था। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिख रहे थे। क्यों, क्या लगता है इसका, जो मुझसे इस झूठी के लिए यूं बात कर रहे हो? मामी फरजाना बेगम ने एक बार फिर आगे बढ़ते हुए कहा। मैं इनका होने वाला पति हूँ। आज ही निकाह हम दोनों का है, इसी बड़े जमघट में होगा। इनसे निकाह करके मैं मुनीर मलिक ये साबित करूंगा कि सिद्रा झूठी नहीं है। सिद्रा इन जैसे 2 टके लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। मुनीर बुलंद आवाज में बोला था। सिद्रा का हाथ पकड़ता वह उस बेजान मूरत को अपने साथ खींचता, वहां पड़ी एक खाट पर बिठाता, खुद भी टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ चुका था। वह अपना मोबाइल निकालता, अपने दोस्तों हमजा, अफजल और आदिल को संदेश भेजते हुए साजिद को घूर रहा था। मामी फरजाना बेगम तो उसकी बात पर कानों को हाथ लगाए गई थी। लड़के तुम? मामी फरजाना बेगम ने कुछ कहना चाहा, बस अब जो भी बात होगी यहाँ निकाह के बाद होगी। मुनीर हाथ उठाकर बोला था। उसके अंदाज में ऐसा रोब था, सब लोग ही खामोश हो गए। मुनीर के पिता मुश्ताक मलिक और उसके दोस्त 15 मिनट में वहां पहुंच चुके थे। उसने सबको बाद में बात करने को कहा। निकाह हुआ था, सिद्रा ने उसको कबूल कर लिया था। वह समझ गई थी कि वह अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती। वह तो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी। उसकी बहन, उसकी माँ, उसके भाई तक ने उस पर यकीन नहीं किया था, और मुनीर, वह एक गैर होकर उसके लिए स्टैंड ले रहा था। यही बात सिद्रा को कबूल है कहने पर मजबूर कर चुकी थी। उसे और कोई दलील चाहिए ही नहीं थी। निकाह हुआ तो मुनीर ने अपने दोस्तों और डैड को वादा कर दिया, ये कहकर कि वह घर आकर उनसे बात करता है। मिस्टर दानिश, अगर चाहते हो तुम्हारा प्रोजेक्ट बचा रहे तो सच बोल दो। वह सीने पर हाथ बांधते हुए सपाट लहजे में बोला था। सिद्रा मंच पर बैठी थी। मुनीर तथा बाकी सब उसके करीब खड़े थे। उसने अपना कहा हुआ सच कर दिखाया था। भरे जमघट में उसने निकाह करके बाद में उससे बेकसूर साबित करने वाला था। सिद्रा ने सिर उठाकर उसकी पीठ देखी। मुनीर, मैं सच, दानिश कहना चाह रहा था। मुनीर, नहीं बॉस कहो। तुम जानते हो ना, मैंने तुम्हारी कंपनी से हाथ खींच लिया तो तुम किसी लायक नहीं रहोगे। सिर्फ सच कहो और सबकी तरफ देखकर कहो। मुनीर सपाट आवाज में बोला। सिद्रा ने मुझे नहीं बुलाया था। उसको अंदर जाते देखकर मैं उसके पीछे गया था। वह मुझे रोक रही थी, लेकिन मुझ पर शैतान सवार था। मैंने उसकी नहीं सुनी। उसके बाद ही मामी फरजाना बेगम ने हमें देख लिया। पर आंखें मूंदता एक ही सांस में सब बोलता वहां खड़े सब लोगों को हैरान कर गया। नायरा, जीनत बेगम दूर, साजिद का तो सिर तक झुक गया था। मामी फरजाना बेगम भी हैरानी से देख रही थी। चटाक, वो एक थप्पड़ पर नहीं रुका था, जाने कितनी ही थप्पड़ उसके चेहरे पर मार चुका था। मेरी बीवी से बदतमीजी करोगे? वह चिल्लाता हुआ अब उस पर लातों और घूंसे बरसाने लगा था। दानिश की चीखें सारा मजमा सुन रहा था। दानिश भाई रुकिए, इसे प्लीज भाई। नायरा साजिद के पास पहुंची थी। साजिद अब भी खामोश खड़ा था। मम्मी, आप तो रुकिए प्लीज, वह किस तरह से मार रहा है दानिश को, नायरा ने जीनत बेगम से कहा। फिर खुद उसकी तरफ भागी थी, लेकिन मुनीर का जुनूनी अंदाज देखकर नायरा मुंह पर हाथ रख गई। आप ही प्लीज इसे कहिए कि रुक जाए, वो मेरा पति है, मर जाएगा अभी। नायरा ने पत्थर बनी बहन सिद्रा के सामने जाते हुए फरियाद की।
मुनीर बस करो, मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी। सिदरा एक नज़र नायरा को देखती मन से नीचे उतरते मुनीर के बाजू पर हाथ रखती बोली। मुनीर उसका हाथ अपने बाजू पर महसूस करते रुक चुका था। वो पीछे हटते हुए सिदरा को देखने लगा। वह उसकी हो गई थी, उसकी महरम बन गई थी। उसकी आंखों में शुक्रिया की नमी चमकी थी। नायरा ने कराहते हुए दानिश को पकड़ा था। आप माँ हैं सिदरा की। माएँ तो अपनी बेटियों के करीब होती हैं। क्या आप अपनी बेटी को ही नहीं जान पाई? मुनीर सिदरा का हाथ पकड़ता जीनत बेगम के सामने आ चुका था। अगर एक बेटी को बचाती तो दूसरी का घर टूट जाता। जीनत बेगम ने नम लहजे में कहा। तो एक का घर बसा रखने के लिए आपने अपनी ही बेटी के चरित्र को गलत करार दे दिया। मुनीर सख्त लहजे में बोला था, जानती हूँ गलत किया। सिदरा मुझे। जीनत बेगम धीमी आवाज में बोलती सिदरा के सामने हाथ जोड़ने वाली थी, जब सिदरा ने उनके जुड़े हुए हाथ पकड़े और नामे सिर हिलाया। साजिद पर तो उसने नजर तक डालना गवारा नहीं किया था। मिस्टर दानिश, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। कल तक कागजात पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। सिदरा का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए आगे बढ़ा। तुमने कहा था मेरे सच बताने के बाद तुम ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करोगे। दानिश ने उसके सामने जाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है दानिश कि सच बाहर लाने के लिए मेरे पास यही एक तरीका था? खैर छोड़ो, मैं भी किससे कह रहा हूँ। मुनीर नामे सिर हिलाता सिदरा को लिए आगे बढ़ गया। सबने ही उन्हें जाते हुए देखा था। वह सिदरा को मुख्य दासी रुखसार के साथ अपने कमरे में भेजता खुद डैड के कमरे में गया। सिदरा, आप ठीक हैं? वह कमरे में आया तो सिदरा को बिस्तर के पास नीचे बैठा पाया। वह तड़पता हुआ उस तक पहुंचा था। मुनीर, ये नहीं होना चाहिए था। तुमने क्यों किया मुझसे शादी? तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। सिदरा मुनीर का कॉलर पकड़कर झिकझोरते हुए बोली। सिदरा, क्या बोल रही हैं आप? आपसे शादी करके क्यों होने लगी मेरी जिंदगी बर्बाद? मुनीर गुस्से से उसे देखता हुआ बोला, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से ठीक नहीं हूँ, नहीं कर सकती तुम्हारी जरूरत पूरी। आई डोंट हैव फीलिंग्स लाइक डैड। समझे? क्यों किया तुमने ये सब? सिदरा चिल्लाते हुए बोली। फिर उसको सन्न होते देखकर रोते हुए उसके सीने पर सिर रखकर और जोर जोर से रोने लगी। वह रो रो कर थक गई थी। उसकी हिचकियां बंद गई। मुनीर खामोशी से उसे अपने साथ लगाए बैठा रहा। सिदरा, मुनीर ने कितनी ही देर के बाद उसे पुकारा। नहीं मुनीर, ये तुमने ठीक नहीं किया अपने साथ। तुम दूसरी शादी कर लेना। वह जैसे पागल सी हो रही थी। मेरी बात तो सुनिए, मुनीर ने उसे झकझोरते हुए कहा था। आपको किसने कहा ये सब? और आप क्यों सोच रही हैं ऐसा? मैं किस लिए हूँ? मुनीर ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने साथ खड़ा करते हुए कहा। पीछे हटो मुनीर। मुनीर की बात सुनते ही सिदरा ने गुस्से से कहा। किस खुशी में? मुनीर चमकती आंखों से उसे देखता उसके होठों को अपने एहसास से भिगोने लगा। सिदरा बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मूरत बनी खड़ी रही। मुनीर ने पीछे हटते हुए सिदरा का सपाट चेहरा देखते ही उसे छोड़ा तो सिदरा बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मुनीर खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। उसकी सिदरा वह जिस वजह से शादी से इनकार कर रही थी, उस दिन भी वह उसे यही कहने वाली थी, पर खामोश हो गई। आज उसकी महरम थी तो बेझिझक उसके सामने कह गई। मुनीर को समझ नहीं आया कैसा रिएक्शन दे, लेकिन उसने इरादा बांध लिया था कि वह सिदरा को ठीक करके ही रहेगा। ये उसने पहले ही कोशिश की थी, पर सिदरा का रिएक्शन देखकर उसे लगा था ये बहुत मुश्किल होने वाला है। बाथरूम का दरवाजा खुला था। सिदरा उसकी काली टी शर्ट और लोवर में बाहर आते ही बिस्तर पर लेट गई। उसे अपने कपड़ों में देखते ही मुनीर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। वो खुद भी तरोताजा होने के लिए चला गया था। बिस्तर पर लेटते ही उसने बत्तियां बुझाते हुए सिदरा को खींचकर अपने करीब करते हुए उसका सिर अपने सीने पर रखा था। सिदरा पीछे हटने लगी। सिदरा, आपने अपनी बात मुझसे बांटी, वह बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं आपको किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा, पर आप मेरी पत्नी हैं, तो क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? मुनीर जबरदस्ती से उसे अपने करीब करते हुए बोला तो सिदरा ने बिना किसी विरोध के अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। मुनीर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा तो सिदरा नींद की वादियों में चली गई। मुनीर दफ्तर जाने लगा और अपनी हर जिम्मेदारी उसने घर पर ढेरों नौकर चाकर होने के बावजूद सिदरा पर डाल रखी थी। सिदरा भी अब उसके हर काम करने की इतनी आदी हो चुकी थी। उसका कोई भी काम अपने हाथों से ना कर लेती तब तक उसे चैन नहीं आता था। 2 महीने गुजरने वाले थे। मुनीर उसे परेशान करता था, तंग करता था, लेकिन सिदरा पर कोई असर नहीं होता था। सिदरा जान, कहाँ हैं आप? मुनीर ने रेलिंग के पास खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा तो सादिया रुखसार और साहिस्ता की हंसी गूंजी। सिदरा शर्मिंदगी सी होती हुई रसोई से बाहर आई। वह उसका नाश्ता बना रही थी। सिदरा, मिठाई।
मुनीर उसको अपने सामने देखते इतने कहता वापस अंदर जा चुका था। सिदरा नामे सिर हिलाते उसके पीछे गई। जब आपको पता है आपने ही मेरी टाई बांधनी है, तो फिर आप उस समय तक ऊपर क्यों नहीं आती? उसके हाथ में टाई देते हुए खुद दोनों हाथ उसकी कमर पर कसते हुए उसे घूरते हुए बोला, सिदरा तुम्हारा नाश्ता तैयार कर रही थी। सिदरा ने उसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा, आज का नाश्ता आप मुझे अपने हाथों से कराने वाली हैं, तो आपको नाश्ता ऊपर लाना चाहिए था। अब नौकर चाकरों के सामने खिलाया तो आप ही शर्मिंदा होंगी। मुनीर झुकता उसके दोनों गालों पर अपना एहसास छोड़ते हुए बोला, मुनीर पीछे हटकर खड़े होइए, ऐसे में तुम्हारी टाई कैसे बांधूं? सिदरा उसकी हरकत पर बोली, आपको जरा फिक्र नहीं है मेरी? मुनीर उसके हाथ से टाई खींचता बिस्तर पर फेंकता उसकी गर्दन पर झुका। सिदरा खामोश खड़ी रही। उसे महसूस हुआ था जैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ गई हो। पर मुनीर के पीछे हटते ही वह अपना सिर झटकी। उसने टाई उठाकर बांधी। मुनीर ने जिद करके उसे नाश्ता ऊपर मंगवाया था और उसके खाने का अंदाज ऐसा था, उसको अपनी गोद में बिठाए वह उसके हाथों से नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करता हुआ वह दफ्तर जा चुका था। जाने से पहले वह उसको अपने एहसास से अच्छी तरह रूबरू कर गया था। सिदरा, सिदरा कहाँ हैं आप? मुनीर ने कमरे में उसे ना पाते हुए कहा। क्या हुआ मुनीर? सिदरा ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए बोली। चलिए मेरे साथ। मुनीर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। पर कहाँ? सिदरा ने हैरान होते हुए पूछा। एक मिनट। उसका हाथ छोड़ते उसकी काली चादर ले आया। उसको उड़ाते हुए उसका हाथ पकड़े अपने साथ ले आया। अस्पताल। सिदरा ने अस्पताल का नाम पढ़ते मुनीर को देखा। सिदरा, मैं हम दोनों को पूरा करना चाहता हूँ। जब हमारे पास इलाज का जरिया मौजूद है तो हम इतनी कोशिश क्यों नहीं कर सकते? मुनीर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। सिदरा ने घबराकर उसे देखा। सिदरा, आपको मुझ पर यकीन है ना? मुनीर ने उसकी आंखों में डर देखते हुए कहा। तो सिदरा ने ना में सिर हिलाया। बस फिर मेरे साथ चलिए, मुनीर पूरे यकीन भरे लहजे में कहता उसे अपने साथ ले गया। थोड़ी देर के बाद वे लोग वापस आए थे। उन दोनों के चेहरे पर उम्मीद साफ दिख रही थी। सिदरा भी खुद से लड़ते-लड़ते थक गई थी। उसने कोशिश नहीं की थी। आज मुनीर ने उसकी उम्मीद की डोर थमाई जो सिदरा के लिए बहुत मायने रखती थी। उसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं गया था जब सिदरा ने डॉक्टर की कही बातों पर अमल ना किया हो। उसने रोज सेशंस लिए जिन्होंने उनको काफी मदद की। मुनीर की डॉक्टर रूहानी से बात हुई जिनका कहना था कि सिदरा अब बिल्कुल ठीक है। सिदरा रात का काम समेटती कमरे में दाखिल हुई। मुनीर ने दरवाजा बंद करते हुए उसे अपनी आगोश में ले लिया था। मुनीर, सिदरा ने नम आवाज में उसे पुकारा। सिदरा, जस्ट फील मी। मुनीर उसके कान में फुसफुसाते हुए उसे उठाकर बिस्तर पर ले आया। मुनीर कितनी ही देर उसे अपने एहसास से भिगोता रहा, लेकिन सिदरा का जवाब ना पाते उसने सिर उठाते हुए सिदरा का चेहरा देखा। वह आंखों से बहती नमी के साथ ना में सिर हिलाने लगी। यू कैन क्लोज योर आइज। मुनीर ने उसके कान के निचले हिस्से को चूमते हुए अपने हाथों को हरकत दी। सिदरा अपनी आंखें बंद करती हुई मुनीर के कहे पर अमल करने लगी। जब मुनीर अपनी हदें पार करने लगा तो सिदरा की सिसकी गूंजी थी। वही मुनीर ने सिर उठाते हुए उसे देखा। सिदरा की हैरान नजरें उसके चेहरे पर थी। मुनीर हंस दिया। आप अपने मुनीर को महसूस ना कर पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वह खुश होता हुआ फुसफुसाता हुआ उस पर झुकता उसकी सांसें अपनी गिरफ्त में ले गया था। सिदरा के हाथ खुद ब खुद उसके सिर के बालों में उलझ गए। मुनीर की शिद्दत में और इजाफा होने लगा था। वे दोनों एक दूसरे में खो गए। वह रात उनके मिलन की रात थी जो उन दोनों को ही एक दूसरे का और दीवाना बना गई। सुबह सिदरा की आंख पहले खुली। वह शांत थी। मुनीर ने जिस अंदाज में उसे मना दिया था वह उनके दिल को छू गया था। उसकी मोहब्बत पर तो वो बहुत पहले यकीन करती थी, लेकिन ये सच उस पर कल ही जाहिर हुआ था। वह खुद भी उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूबी हुई थी। सिदरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक खूबसूरत मुस्कुराहट, अंधेरे के बाद उजाला लाने वाली मुस्कुराहट, जो उसकी जिंदगी को उस नई सुबह को खूबसूरत बना गई थी। तुमने मुझे पूरा किया है मुनीर, तुम ही वो हो जिसकी हुकूमत मेरे दिल पर कायम रहती है। सिदरा ने उसके पास झुकते हुए उसके कान में फुसफुसाया था। फिर से कहिए, बंद आंखों के साथ उसको और अपने करीब खींचते हुए बोला। तो सिदरा घबरा गई। उसके चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखर गए। आपके चेहरे पर बिखरे रंग मुझे आपका और दीवाना बना गए। मुनीर उसको अपने नीचे करता हुआ उसके गालों पर अपना एहसास छोड़ता हुआ बोला। मुनीर के बच्चे पीछे हटो। वह अपनी शर्म को गुस्से के पर्दे में छुपाते हुए बोली। अभी कहाँ यार, बस नतीजे का इंतजार है। मुनीर हंसता हुआ आंख मारकर बोला। तो सिदरा ने डरे हुए चेहरे से उसकी तरफ देखा था। सिदरा, मैं अपने रब की रजा में राजी हूँ।
बहुत खुश हूँ आपके साथ। मुनीर ने उसका डर समझते हुए उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा तो सिद्रा ने नम आंखों के साथ हाँ में सिर हिलाया था। उनकी हर रात एक दूसरे की बाहों में गुजरने लगी। जल्द ही उन्हें खुशखबरी भी मिल चुकी थी, जिस पर वे लोग बेहद खुश थे। 9 महीने के बाद बेटे की पैदाइश पर अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकते थे। मलिक हाउस में जो पहले 2 लोगों के वहां होने के बावजूद भी वीरान था, अब वहां हंसी और ठहाके गूंजने लगे। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।